पाकिस्तान की तारीफें करते करते अमेरिका बादर ने एक बार फिर भारत से हाथ मिला लिए हैं और एक बहुत बड़ी डिफेंस डील कर ली है। जी हाँ, सही सुना आपने। पाकिस्तानी टीवी चैनल्स पर जो ढोल बजाए जा रहे थे कि भारत को फारिग कर दिया, अमेरिका और भारत ने एक बहुत बड़ी डिफेंस डील साइन कर ली है। आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे इस नई डिफेंस डील की डायनामिक्स, ये किस तरह पाकिस्तान के लिए खतरनाक साबित हो सकती है, इसमें नया क्या है। भारत की अमेरिका के साथ पुरानी स्ट्रेटेजिक शराकत दारियों को जहन में रखते हुए क्या इसमें चाइना के लिए कोई पैगाम है और इसके असल मकासद क्या हो सकते हैं, ये किस तरह पाकिस्तान और सऊदी अरब की डिफेंस डील से मुख्तलिफ है, आइए जानते हैं। पिछले कई महीनों से पाकिस्तानी टेलीविजन पर यह दिखाया जा रहा था कि भारत का तो पता साफ कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने और भारत की अब कोई स्पेस नहीं होगी अमेरिकन पॉलिसी में। और हर जगह हमें यही नजर आ रहा था, स्पेशली पाकिस्तानी मीडिया पर, कि पाकिस्तान और अमेरिका की नई पार्टनरशिप ने भारत की छुट्टी करा दी है। लेकिन जियोपॉलिटिक्स समझने वालों को यह आइडिया था कि ऐसा नहीं होगा और लॉन्ग टर्म में भारत ही असल में अमेरिका का असल स्ट्रेटेजिक शराकतदार है और उसकी सबसे बड़ी रीजन पाकिस्तान नहीं बल्कि चाइना है। अभी लास्ट वीडियो में हमने देखा था डोनाल्ड ट्रंप की शी जिनपिंग से मुलाकात, जिसमें उन्होंने काफ़ी हद तक ट्रेड रिलेटेड मैटर्स को हल किया है, रेयर अर्थ मिनरल्स की एक्सपोर्ट को यकीनी बनाया है, टैरिफ्स को कम किया है और एक तारीखी हैंडशेक किया है। लेकिन ऐसा हैंडशेक जो कि न्यूक्लियर धमकियों के साथ था। उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने पेंटागन को ऑर्डर कर दिया था कि आप न्यूक्लियर धमाकों के टेस्ट की तैयारी करें। 1992 के बाद 33 साल बाद हमने अब न्यूक्लियर टेस्ट करने हैं। और दूसरी तरफ हम चाइना की मिलिट्री प्रेपरेशंस देखें तो वो भी अपनी पीक पर हैं। तो इस सारी सूरत हाल में दो सुपर पावर्स वक्ती तौर पर अपनी टेंशन्स को किसी हद तक तो कम कर सकती हैं, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में एक दूसरे के साथ नहीं चल सकती। और भारत का तो हमें पता है कि भारत इस पूरे रीजन में है ही चाइना को काउंटर करने के लिए। अमेरिका भारत के अंदर एक ज़बरदस्त पोटेंशियल देखता है और इस सदी के आगाज से ही अलाइनमेंट्स डिफाइन हो गई थी। पाकिस्तान ने चाइना के साथ सी पैक का आगाज कर दिया था और भारत यूएस के कैंप में चला गया था। 2005 का भारत इंडिया सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट, जिस पर पाकिस्तान ने भी बहुत शोर मचाया था। बुश ने अफगानिस्तान के हवाले से लॉजिस्टिकल सपोर्ट तो पाकिस्तान से ली, लेकिन लॉन्ग टर्म मुआहदा भारत से कर लिया। उसके जवाब में हमने फिर चाइना से लॉन्ग टर्म मुआहदा किया। गवादर पोर्ट का इफ्तिताह हुआ और उसके बाद ओबामा भी जब आए, उन्होंने भी पाकिस्तान को किसी हद तक एलियनेट किया और भारत के साथ रीन्यूड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स की। उसके बाद ट्रंप हो चाहे बाइडन हो और अब फिर ट्रंप के दौर में हमने देखा है कि स्टार्ट में काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस आए हैं, लेकिन ये भी याद रखना चाहिए कि स्टार्ट में जफियाँ भी डाली हैं। जब मोदी का विजिट हुआ था और मोदी उन पहले लीडर्स में से थे जिन्होंने ट्रंप से मुलाकात की, और उसके बाद इनकी टेंशन्स इमर्ज हुई पाक भारत झड़प के बाद, जब डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कहते रहे कि मैंने सीज फायर में अपना किरदार अदा किया है, जबकि भारत इसको डिनाई करता रहा और ये चीज़ डोनाल्ड ट्रंप अपने दिल पर ले गए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की क्या फीलिंग्स हैं या उनके क्या इमोशंस हैं, CIA या पेंटागन को उससे कोई सरोकार नहीं है। उन्होंने अपने ताल्लुकात बनाने हैं अमरीकी प्रेसिडेंट्स के ख्यालात और एहसासात को इग्नोर करके, या डेफिनेटली उन्होंने उसको तो कैटर नहीं करना। उन्होंने किसको कैटर करना है? लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स को। और इस हवाले से देखा जाए तो क्वाड और I2U2 में भारत इस रीजन में इनका पार्टनर है। I2U2 को वेस्टर्न क्वाड भी कहा जाता है, जिसमें इजराइल और UAE के साथ एक अंडरस्टैंडिंग है। इसके अलावा इंडिया मिडल ईस्ट इजराइल यूरोप कॉरिडोर IMEC, इसमें भी भारत इनका शराकतदार है। और फिर क्वाड, जिसमें अमेरिका और भारत के साथ साथ जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। तो इस पूरे रीजन में असल शराकतदार भारत है और इसका इजहार ट्रंप के डिफेंस सेक्रेटरी पीटर हेग्सेथ ने किया है और उन्होंने इसको अपनी ट्वीट के जरिए इस हवाले से बताया। उन्होंने भारतीय काउंटर पार्ट राजनाथ सिंह से मुलाकात की और इस डील को साइन किया। इसके अलावा मलेशिया में आसियान की साइड लाइन्स पर मुलाकात हुई भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर की अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रूबियो से। यानी हर तरह से इनकी बातचीत चल रही है।
इस फ्रेमवर्क के तहत दोनों ममालिक अपनी रीजनल स्टेबिलिटी को बेहतर करेंगे, अपनी कोऑर्डिनेशन को बढ़ाएंगे, इंफॉर्मेशन शेयरिंग में इजाफा करेंगे और टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन को बढ़ाएंगे। आपको याद होगा आज से 3 साल पहले बाइडेन के दौर में भी इसी किस्म का एक एग्रीमेंट हुआ था जिसमें बहुत सारी चीजें थी और उसमें ना सिर्फ डिफेंस कोऑपरेशन को बढ़ाने की बात की थी बल्कि टेक में भी नए नए एवेन्यूज को एक्सप्लोर करने की बात की गई थी और इवन एजुकेशन सेक्टर तक इन्होंने कोऑपरेशन की बात की थी। इंटेलिजेंस शेयरिंग, सैटेलाइट कम्युनिकेशन शेयरिंग, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज और फोर्सेस के दरमियान इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाना, ये सारी चीजें डिफाइन की गई थी और अब शायद इनको एक नई जिद्दत के साथ रीन्यू किया गया है और इस डिफेंस एग्रीमेंट की मुद्दत 10 साल की होगी जिससे भारत यूएस की एडवांस टेक्नोलॉजी से मुस्तफीद हो सकेगा और साथ ही डिफेंस इंडस्ट्री में ज्वाइंट प्रोडक्शन भी की जाएगी। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा एंगल है यूएस और भारत के दरमियान इस कोऑपरेशन का, मैरीटाइम कोऑपरेशन, समंदरों में इन दोनों की नेवीज का इत्तेहाद। इसमें क्वाड और I2U2 भी एक अहमियत रखते हैं और इसके तहत ऑलरेडी एशिया पैसिफिक के पानियों में भारत और अमेरिका की कोलैबोरेशन बहुत मजबूत है। इनका लॉन्ग टर्म एजेंडा क्या है? चाइना के मुकाबले में अपनी स्ट्रेंथ को बिल्ड करना और फ्यूचर में चाइना के साथ अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो भारत पूरे साजो सामान के साथ लैस हो, भारत के पास वो कैपेबिलिटीज हों कि वो चोक पॉइंट्स पर चाइना की ट्रेड को चोक कर सके। मलाका स्ट्रेट, इंडियन ओशियन रीजन, बे ऑफ बंगाल, इन जगहों पर भारत को स्ट्रेंथन किया जाए क्योंकि हम सबको पता है कि चाइना और भारत की डायरेक्ट बाउंड्रीज नहीं मिलती, मैरीटाइम बाउंड्रीज, वो समंदर के जरिए कनेक्ट नहीं होते और इसके अलावा इनके ज़मीनी रस्तों की भी बात करें तो बीच में हिमालय की पट्टी है और एक फुल फ्लेज वॉर का होना बड़ा मुश्किल है। तो इसमें फिर एक ही ऑप्शन रह जाती है कि आप ट्रेड रूट्स को डिस्टर्ब करो, चाइना की जो ट्रेड है उसको डिसमेंटल किया जाए चोक पॉइंट्स के जरिए और इसीलिए चाइना फिर ऑल्टरनेटिव रूट्स तलाश करता है। सी पैक उसकी एक ज़बरदस्त एग्जांपल है। चाइना के पास कई रास्ते हैं, सेंट्रल एशिया का रास्ता है, पाकिस्तान का रास्ता है जिससे वो भारत के मिस एडवेंचर से बच सकता है और अब तो बांग्लादेश भी इस गेम में एंटर हो रहा है और नई नई आबदोजें और नेवल वेसल्स हासिल करने की कोशिश कर रहा है जो हसीना वाजिद दौर में भारत के कहने पर उन्होंने उस हद तक मॉडर्नाइज नहीं की, लेकिन अब उनके पास मौका है और अब वो उसको मॉडर्नाइज कर रहे हैं। तो फ्यूचर में इस सारी ग्रेट गेम में बांग्लादेश भी एक रीजनल प्लेयर के तौर पर इमर्ज हो सकता है बे ऑफ बंगाल में और इस रीजन में भी चाइना की कनेक्टिविटी के एम्बिशंस हैं, लेकिन यहाँ भारतीय नेवी भी मजबूत है। इसके अलावा यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम जो कि ऑलरेडी बना हुआ है वो काम करता है, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप्स को फरोग देता है। इंडियन ओशियन रीजन की बात करें तो यूएस ने एशिया पैसिफिक के पानियों को रीनेम किया था इंडो पैसिफिक के नाम से और इसमें रीजंस यही बताई जाती हैं एक्सपर्ट्स के मुताबिक कि भारत को खुश करने की कोशिश की थी कि आपके मुल्क के नाम पर हमने पूरी स्ट्रेटजी चेंज कर दी है। याद रहे यूएस की जो सेंट्रल कमांड है उसका भारत से कोई ताल्लुक नहीं, उसकी बाउंड्रीज पाकिस्तान तक है, इसीलिए सेंटकॉम पाकिस्तान के साथ राब्ता करती है। यूएस की कमांड्स चूंकि पूरी दुनिया में फैली हुई हैं तो भारत की साइड को यूएस इंडो पैसिफिक कमांड देखती है जिसका पहले नाम एशिया पैसिफिक कमांड था और अब इंडो पैसिफिक कमांड है। वैसे तो जो इंडस है वो पाकिस्तान से गुजरता है, लेकिन ठीक है भारत का वो नाम है तो यूएस ने उसको उस हिसाब से चेंज किया है। जबकि इंडस की रियलिटी देखें तो वो पाकिस्तान से ज़्यादा गुजरता है, चाइना से ओरिजिनेट होता है और कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान में एंटर होता है। तो पाकिस्तान का ज़्यादा ताल्लुक है इंडस से जिसकी बेस पर इस इलाके का नाम इंडिया रखा था गोरों ने। और इसी तरह भारत के कुछ स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स ये समझते हैं कि अमेरिका ने हमें नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बना दिया हुआ है इस पूरे रीजन का, इंडियन ओशियन रीजन का, जबकि पाकिस्तान भारत की इस अप्रोच को काउंटर करता है कि आप नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर नहीं हो। भारत ये डिस्प्ले करता है कि हमारे पास पाकिस्तान नेवी के मुकाबले में बड़ी बड़ी नेवल शिप्स हैं, यानी एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं जो पाकिस्तान के पास नहीं है। लेकिन इसके अलावा और बहुत सी चीज़ें हैं जिसको हमने 1-2 वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है जो भारत की अप टू डेट नहीं है। तो भारत किसी सूरत में इस रीजन का नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर नहीं है जो वहाँ कुछ हल्के क्लेम करते हैं कि यूएस के साथ हमारी अगर कोई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है तो वो हमें एक बहुत बड़ा प्लेयर बना देती है कि हम पूरे इलाके की सिक्योरिटी करें, जबकि ऐसा नहीं है। और पिछले दिनों हमने देखा था अरेबियन सी में पाकिस्तान नेवी ने एक बहुत बड़ी नारकोटिक्स शिप पकड़ी थी सऊदी अथॉरिटीज़ के साथ और यहाँ नेवल टास्क फोर्सेस में पाकिस्तान ज़्यादा एक्टिव है जो सेंटकॉम के साथ मिलकर काम करती हैं और अरब ममालिक भी उसका पार्ट हैं और अरब ममालिक में उनके दफातर हैं। पाकिस्तान ज़्यादा एक्टिव है इस इलाके में
और पाकिस्तान ने कई मौक़ों पर भारत की शिप्स को डिटेक्ट किया हुआ है, भारत की सबमरीन्स को। नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की इस तरह तजलील नहीं होती जिस तरह उनकी नेवी की होती है, क्योंकि पाकिस्तान डायरेक्ट कंपेटिटर समझता है भारत को। इसके अलावा यहाँ पर भारत को एक और एज भी मिला है जो चाबहार की पोर्ट थी। जब पाकिस्तान ने सी पैक का आगाज़ किया था चाइना के साथ गवादर में, तो भारत फ़ौरन ईरान पहुँच गया था और ईरान के साथ एक डील की थी और उसमें अफगानिस्तान भी शामिल था कि अफगानिस्तान अब ईरान की पोर्ट्स का इस्तेमाल किया करेगा चाबहार के ज़रिए। लेकिन 10 साल हो गए हैं, वो प्रोजेक्ट 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा और चाबहार में इंडिया से ज़्यादा चाइना एक्टिव हो चुका है और बीच में कई प्रोजेक्ट्स इनके फेल हुए, कुछ कट होते गए, हमने इन वीडियोस में डिस्कस किया था। और पिछले साल इन्होंने एक रीन्यूड अंडरस्टैंडिंग की थी कि चाबहार में हम फिर वापस आएंगे भारतीयों ने, और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने सैंक्शंस लगा दी कि आप एंटर नहीं हो सकते। तो एक बार फिर उनको वेवर दे दिया गया है सैंक्शंस का, यानी 6 महीने के लिए भारत को कहा है कि आप यहाँ पर ऑपरेट कर सकते हो। भारत की यहाँ फेलियर की सबसे बड़ी रीज़न है फंड्स और उनकी इनएक्टिविटी चाइना के मुकाबले में। उस दौरान ईरान खुद और चाइना की मदद से बहुत से टर्मिनल्स को ऑपरेट कर चुका है जिसमें भारत का कोई रोल नहीं है, और भारत ने जो काम करने थे, जो रेलवे प्रोजेक्ट्स बिछाने थे, वो ऑलरेडी कैंसिल भी हो चुके हैं। तो अब चाबहार का भारत के एंगल से एक बहुत लिमिटेड सा स्कोप रह गया हुआ है। भारत कह रहा है चलो ठीक है वो आने दो, और दूसरा अमेरिका के नरम रवैये में जो एक बहुत बड़ी रीज़न देखी जा रही है, भारत ने रशियन ऑयल की इंपोर्ट्स भी काफ़ी हद तक ख़त्म कर दी हैं या उनको बहुत कम कर दिया है अमेरिका के कहने पर। इससे पहले तकरीबन 6 साल पहले भारत ने ईरान से अपनी सारी एनर्जी की इंपोर्ट्स बंद कर दी थी और अब रशिया से। उस वक्त भी अमेरिका ने कहा था और भारत और ईरान के दरमियान फासले बढ़े थे, और अब ये देखना होगा कि भारत और रूस के दरमियान कितने फासले बढ़ते हैं। और इसके अलावा हम ये भी देख रहे हैं कि बहुत सा मिलिट्री इक्विपमेंट भी भारत रूस से लेना कम कर रहा है और भारत अपने वेस्टर्न एलाइज की तरफ देख रहा है, फ्रांस, यूएस की तरफ। यूएस तो यही चाहता है कि अब भारत की जो स्टेल्थ फाइटर जेट्स की अब नीड है, जो अगले आने वाले सालों में पाकिस्तान J-35 की तरफ देख रहा है जो चाइनीज़ मेड हैं। भारत के पास 2 ऑप्शंस हैं, एक रशियन 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट और अमेरिकन F-35। और यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की यही कोशिश है कि वो हमारे फाइटर जेट्स की तरफ आएँ। लेकिन इसके अलावा कम्युनिकेशन सिस्टम, फाइटर जेट्स, रेडार सिस्टम्स, बहुत सी चीज़ों में भारत अब वेस्ट पर रिलाय कर रहा है जो पहले सारा रूस पर किया करता था। और पिछले दिनों जो इनके दरमियान एक क्लियर इख्तलाफ सामने आया था मोदी और ट्रंप के दरमियान, इसकी एक बहुत बड़ी रीज़न यही थी जो हमने पहले डिस्कस की है कि डोनाल्ड ट्रंप को वो क्रेडिट नहीं दिया जा रहा था कि हाँ आपने जंग रुकवाने में किरदार अदा किया है। ये क्लियर लग रहा था मोदी के बयानात से कि मोदी की ख्वाहिश बहुत थी कि हमारी दोस्ती बहाल हो जाए। इस लड़ाई के दौरान भी वो ऐसी ट्वीट्स करते रहे कि माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, हम जल्द मिलने जा रहे हैं, हमारी डील हो जाएगी। इस तरह के बयानात आते रहे मोदी के, और बैकडोर नेगोशिएशंस भी चलती रही हैं। लेकिन अभी भी ट्रेड के हवाले से कोई फाइनल फैसला नहीं हुआ। अभी जो डील की गई है वो स्ट्रेटेजिक डील है, यानी अमेरिका के जो स्ट्रेटेजिक हल्के हैं, जो इंटेलिजेंस हल्के हैं, उनकी ये ख्वाहिश है कि भारत के साथ ताल्लुकात को ख़राब ना किया जाए। डोनाल्ड ट्रंप जो मर्जी समझते हो, हाँ डोनाल्ड ट्रंप अगर ट्रेड डील नहीं कर पा रहे तो उसमें तो ज़ाहिरी बात है ये CIA वगैरह कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ वो कुछ कर सकते हैं वो अपनी बात मनवाने के लिए इनपुट देते हैं और कोशिशें भी करते हैं। तो ये उसी कोशिश का एक शाखसाना है कि भारत के साथ इनके ताल्लुकात ख़राब होने ही नहीं थे, क्योंकि भारत लॉन्ग टर्म में इस रीजन में अमेरिका का एक अहम स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। और ये आज डिसाइड नहीं हुआ इस डील से, ये इस सदी के आगाज़ में डिसाइड हो चुका था। अलाइनमेंट्स वाज़ेह हो चुकी थी और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग्स तय पा गई थी, जैसे पाकिस्तान की चाइना के साथ और भारत की अमेरिका के साथ। तो ये जो बीच में हमने देखा है ये सिर्फ वक्ती शोर शराबा था मोदी और ट्रंप के दरमियान। और ये पाक सऊदी तर्ज की डील बिल्कुल नहीं होगी जिसमें ये मेंशन किया गया कि एक फरीक पर हमला दूसरे फरीक पर हमला तस्वुर किया जाएगा। इसमें ऐसी कोई क्लॉज नहीं है। इसमें है मिलिट्री सपोर्ट, ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज, सैटेलाइट सपोर्ट प्रोवाइड करना, एडवांस टेक्नोलॉजी शेयर करना, इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाना। किसी जजीरे पर अगर आपकी मिलिट्री को फ्यूल चाहिए या आपकी कश्ती को कोई सपोर्ट चाहिए किसी समंदर में, तो जहां जो पार्टनर होगा वो उसकी मदद करेगा। एक दूसरे के तजर्बात से सीखना। और कुछ एक्सपर्ट्स का तो ये भी ख्याल है कि भारत ने हमारी एयर बेसिस पर जो हमले किए थे उनमें US टेक्नोलॉजी ने एक अहम किरदार अदा किया है। तो इसकी एप्लीकेशन ज़्यादा वसी हैं इस डिफेंस एग्रीमेंट की, और इसकी चीज़ें ज़्यादा क्लियर हैं और लॉन्ग टर्म में देर पा हैं।
मतलब यहाँ तक कहा जा रहा है कि ये एग्रीमेंट एक पॉलिसी डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा एंटायर स्पेक्ट्रम पर। भारत और यूएस की जो डिफेंस रिलेशनशिप है उसके एंटायर स्पेक्ट्रम पर पॉलिसी डायरेक्शन देगा। भारत के डिफेंस मिनिस्टर के मुताबिक आवर पार्टनरशिप इज क्रिटिकल फॉर इंश्योरिंग अ फ्री, ओपन एंड रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक रीजन। ये अमेरिका की जुबान है जो वो बोल रहे हैं। रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर जिसकी बात हमेशा अमेरिका बादर करता है और अमल खुद नहीं करता। और इसमें वो ये भी कहते हैं कि नेविगेशन की आज़ादी होनी चाहिए। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के तहत वो अपनी कश्तियों को दूसरे मुल्कों के पानियों में ले जाते हैं और इस हवाले से इनका भारत से भी इख्तलाफ हुआ है पहले। वो कहते हैं कि रूल्स को बनाए रखने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम हर इलाके में फिरते रहें। ये अमेरिका का पॉइंट ऑफ व्यू है और हमें किसी को रोकना नहीं चाहिए। और उसी को ये भारत और अमेरिका कोशिश करते हैं रेप्लिकेट करें इस रीजन में, इंडियन ओशन रीजन में। यानी भारत को खुली छूट होनी चाहिए। नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की फिर बातचीत सामने आती है जिसको पाकिस्तान ऑब्वियसली नहीं मानता। और इसी के तहत अमेरिका साउथ चाइना सी में चाइना को तंग करता है और चाइना ये कहता है कि आप रूल्स बेस्ड ऑर्डर के तहत नहीं, हमें बुली करने के तहत आ रहे हो। जो 6000 मील दूर आप आ रहे हो, आप हमारे इलाके में आ रहे हो, आप प्रोवोक कर रहे हो और उसके मुकाबले में फिर हम भी ऐसी चीज़ें बना रहे हैं जो आपको काउंटर करने के लिए बहुत हैं। इस मुआहदे से डेफिनेटली फ्यूचर में भारत और अमेरिका की मिलिट्रीज के दरमियान कोऑपरेशन बढ़ेगा, जो ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि बहुत से ज्वाइंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं इनके, बहुत सी ज्वाइंट एक्सरसाइजेज हैं जो ये मिलकर करते हैं, भारत में भी यूएस में भी। इसके अलावा भारत को मज़ीद एडवांस टेक्नोलॉजी मिलेगी अमेरिका से और दोनों के डिफेंस सेक्टर्स क्लोजली काम करेंगे जिसमें डिफेंस प्रोडक्शन भी शामिल होगी। नियर फ्यूचर में ये पाकिस्तान के लिए कोई बहुत बड़ा थ्रेट तो नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये पाकिस्तान के लिए डेफिनेटली एक ख़तरा है क्योंकि पाकिस्तान और यूएस की जो करंट अंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ी सी फ्रेजाइल है। वो कभी कभार एक वक्ती अरेंजमेंट लगती है क्योंकि इस वक्त दोनों साइड्स को एक दूसरे की ज़रूरत है। अमेरिका को आपकी मिडिल ईस्ट में ज़रूरत है और पॉसिबली अफगानिस्तान में भी, और पाकिस्तानी सरकार को ज़रूरत है अमेरिकन सपोर्ट की और एक ग्रेटर लेजिटिमेसी की जो अमेरिका और सऊदीया के साथ अच्छे ताल्लुकात दिखाकर मज़ीद मजबूत होती है। और पाकिस्तानी अवाम को ये मैसेज मिलता है कि करंट सेटअप बहुत मजबूत है। तो फ्यूचर में अगर आप एक सिनेरियो सोचें 5-6 साल बाद अगर कोई मसला होता है, भारत और यूएस की अंडरस्टैंडिंग वही होगी, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि जो करंट ट्रैजेक्टरी है पाकिस्तान और यूएस के ताल्लुकात की वो उस वक्त भी मेंटेन रहेगी। पाकिस्तान और यूएस के ताल्लुकात अक्सर हालात पर डिपेंड करते हैं। अफगानिस्तान में जंग हो रही है तो दोनों तरफ से हाथ मिला लिया जाता है और पीस टाइम में अक्सर कुट्टी होती है, लेकिन भारत के साथ एक परमानेंट रिलेशनशिप कायम रहता है अमेरिका का। तो इस एंगल से ये डिफेंस एग्रीमेंट पाकिस्तान के लिए लॉन्ग टर्म में एक ख़तरा साबित हो सकता है और इसलिए पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन चाइना की तरफ रहती है क्योंकि लॉन्ग टर्म में चाइना है पाकिस्तान का असल स्ट्रेटेजिक पार्टनर। और भारत के डिफेंस हल्के ये डिसाइड कर चुके हैं कि हमारी डायरेक्शन अब अमेरिका की तरफ होगी। और जिस तरह अमेरिका और चाइना ट्रेड रिलेटेड मैटर्स पर बातचीत करते रहते हैं, इस तरह भारत और चाइना भी ट्रेड जारी रखते हैं, ये जहन में रखते हुए कि फ्यूचर में ये एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हो सकते हैं। और इस सारी इक्वेशन में भारत भी एक चैलेंज कंसिस्टेंटली फेस कर रहा है रूस के साथ ताल्लुकात के हवाले से, जो काफ़ी हद तक मुतासिर हुए हैं, लेकिन उनको फिर जोड़ने की कोशिश की जाती है। लेकिन अब ये नया मूव अमेरिका के कहने पर रशियन ऑयल सप्लाईज को कम करना, इससे मज़ीद दूरियां बढ़ेंगी। और यूएस की ये ख्वाहिश है कि भारत रूस के मुकाबले में हमसे अपनी एनर्जी की ज़रूरियात पूरी करे, जैसा कि उन्होंने पाकिस्तान को भी मना किया था। और एक शिपमेंट आई है यूएस ऑयल की पाकिस्तान में, जो ट्रेड डील के बाद हमने देखी है पाकिस्तान और यूएस के। तो यूएस ये नहीं चाहता कि ये सारे ममालिक जिन पर इनका किसी हद तक इन्फ्लुएंस चलता है, ये अपने मुल्क में जो इतना ऑयल रिच रीजन है उन ममालिक से ट्रेड कर सकें खुल के। जैसा कि हमें ईरान के साथ ट्रेड नहीं करने दी जाती, रूस से तेल नहीं खरीदने दिया जाता। वो कहता है 6-7 हज़ार मील हमसे लो, और डेफिनेटली इतनी दूर से जब डिलीवरी की जाती है तो कार्गो चार्जेस भी बढ़ जाते हैं। भारत ने लंबे अरसे तक एक प्रेशर बर्दाश्त किया है अमेरिका का और रूस से उन्होंने ऑयल सप्लाईज जारी रखी हैं, लेकिन ट्रंप की शदीद हॉस्टिलिटी के बाद ऐसे लगता है कि भारत ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं और रूस के साथ अपने ताल्लुकात को डाउनग्रेड कर रहे हैं। और इसका फ़ायदा पाकिस्तान को उठाना चाहिए। हम मिलिट्री टू मिलिट्री एक्सरसाइजेस तो करते हैं रशिया के साथ, लेकिन कोई मजबूत इकोनॉमिक अरेंजमेंट नहीं तय हो पा रही रूस के साथ, और जो कि अफसोस की बात है। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में भारत और यूएस के इस डिफेंस एग्रीमेंट का पाकिस्तान को कितना नुकसान होगा, या आपके ख्याल में पाकिस्तान को इसका इतना नुकसान नहीं होगा।
लेकिन ये एडवांस टेक्नोलॉजी शेयरिंग क्या पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकती है? सैटेलाइट टेक्नोलॉजी शेयरिंग का जो एग्रीमेंट है भारत और यूएस के दरमियान, बेका, आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से और पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं। अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं तो अब आप हमें पेट्रियन पर भी सपोर्ट कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम इंडिपेंडेंट काम करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं, मीडिया की हाइप और सेंसेशनलिज्म से बहुत दूर, ज़्यादा से ज़्यादा ऑथेंटिक रहने की कोशिश करते हैं और जो मालूमात हम हासिल करते हैं उसकी बेस पर जो हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है हम वही आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं बड़े सटल तरीके से। क्योंकि आजकल आपको पता है बहुत सी कदगने भी हैं, भारत ने अलग हमें बैन किया हुआ है और पाकिस्तान में भी इंटरनेट के साथ मसले मसाइल चलते रहते हैं और सोशल मीडिया के साथ भी। तो इस सूरत हाल में हमारे जैसे इंडिपेंडेंट कंटेंट क्रिएटर्स का काम करना बहुत मुश्किल हो चुका है जब हमारे कंटेंट पर ब्रांड्स भी नहीं आते। आपको पता है हमने बहुत रेयर पेड काम किया होगा, पूरे 6-7 साल की जर्नी में देखें तो 2-3 ही हमने प्रोजेक्ट्स किए हैं। इसके अलावा कोई ब्रांड डायरेक्टली हमारे चैनल पर आके हमें स्पॉन्सर नहीं करता। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं तो पेट्रियन पर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। इससे हमारी क्वालिटी मज़ीद इम्प्रूव हो सकती है। मुझसे एक बार कोई पूछ रहा था कि आप किसी के एजेंडा पर काम नहीं करते, आप किसी से पैसे नहीं लेते, आप किसी की लाइन को फॉलो नहीं करते, तो आप किस तरह गुजारा करते हैं, मतलब आपने इसकी क्या कीमत अदा की है? तो मेरा सिंपल जवाब यही था कि आप मेरे चैनल की व्यूअरशिप को देख लो, यही इसकी सबसे बड़ी कीमत है। हाइप और सेंसेशनलिज्म से दूर इस डिफ़िकल्ट एनवायरनमेंट में काम करना जहां पर चारों तरफ से आप पर तलवारें लटक रही हों, कि हमारे ख्याल में जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है वो आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। हमारे चैनल का मकसद ही ख़त्म हो जाता है कि अगर हम डर कर स्पेसिफिक टॉपिक्स को चूज़ करें। ऐसा कभी नहीं होगा और हम हर तरह के डाइवर्स टॉपिक्स पूरी दुनिया से आपके लिए रिसर्च करके लाते रहेंगे और इसके लिए हमें आपकी सपोर्ट चाहिए। हमारे पेट्रियन का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।